जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम तैयारी कर रहे हैं 72nd बीपीएससी की। हम रिवाइज कर रहे हैं फास्ट ट्रैक मोड पे एक एक मंथ के करंट अफेयर्स को। जनवरी कर चुके हैं, फरवरी कर चुके हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है और ये 2025 का है। और जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आ जाते तब तक करंट अफेयर्स यूं ही चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चहल एकेडमी की एक पहल शुरुआत की गई है, एक पहल आई है और जिसको हम बोलते हैं मेरे संग। तो चहल एकेडमी ने मेरे संग पहल शुरू किया है, तो मेरे संग जुड़ के तैयारी कीजिए 72nd बीपीएससी की और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से न्यूज आपके लिए है। और बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूं, एक फास्ट ट्रैक मोड पे चलेगा, यानी कि रिवीजन सेशन है। हम इस पे हर दिन जैसे 2-2 घंटे लगाते हैं ना करंट अफेयर पे, करंट प्रेजेंट वाला, हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो भैया हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो फास्ट ट्रैक मोड पे रिवीजन सेशन के तौर पे आप लोग इसको देखोगे, नोट्स बनाते चलोगे। क्लियर पॉइंट। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? महानिदेशक का मतलब क्या होता है? डीजी। ठीक है, यानी कि पहली वुमेन डीजी कौन बनी, आपको बताना है आरपीएफ का। क्लियर बच्चे? तो सोनाली मिश्रा इनका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सोनाली मिश्रा का। और सोनाली मिश्रा डेफिनेटली आईपीएस होंगी, तो ही तो आरपीएफ में गई है। तो ये आप देखोगे 1990 बैच की, 1993 बैच की आईपीएस रही हैं और मध्य प्रदेश कैडर इनको मिला हुआ था। क्लियर पॉइंट, याद रखेंगे। अब देखते हैं कि जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है तो 2 से 3 इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखोगे। पहला तो किसका अपॉइंटमेंट हुआ, यानी कि सोनाली मिश्रा का हुआ। किस पद पे हुआ? तो महानिदेशक यानी कि डीजी के पद पे हुआ। समझ गए? और उसके बाद इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पहले भी तो कोई ना कोई डीजे रहा होगा ना। ठीक है, तो याद रखना, मनोज यादव को सक्सीड किया है इन्होंने, यानी कि मनोज यादव को इन्होंने रिप्लेस किया है, आप ये कह सकते हो। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो नाम याद रखना, 2 सोनाली मिश्रा और मनोज यादव। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। ठीक है, चलिए। आरपीएफ को सशस्त्र बल का दर्जा कब मिला, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है बच्चे, आर्म्ड फोर्सेस का स्टेटस कब मिला? आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये सब आर्म्ड फोर्सेस में आती है ना। तो इसको पहले सिर्फ एक सिक्योरिटी बल कहा जाता था और ये आर्म्ड फोर्सेस की कैटेगरी में नहीं आया। बट एक अमेंडमेंट हुआ 1985 में, 1985 में एक अमेंडमेंट हुआ और तब इसको आर्म्ड फोर्सेस का स्टेटस मिला, स्टेटस दिया गया। ठीक है, आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो 1957 को हुआ था। ठीक है, 1957 में आरपीएफ का गठन किया गया था और 1985 में आप लोग देखोगे इसको आर्म्ड फोर्सेस का स्टेटस यानी कि दर्जा दिया गया था। ठीक है बच्चे, आर्म फोर्सेस का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आरपीएफ एक्ट 1957 में पास किया गया और तभी आरपीएफ को बनाया गया और अमेंडमेंट किया गया था, याद रखना, 1985 में, और इसको आर्म फोर्सेस का दर्जा तभी मिल गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच फोर्स एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ रेलवे स्टेशन? डेफिनेटली, ठीक है, जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी और रेलवे स्टेशन पे जो भी प्रॉपर्टी की देखभाल हो गया, यात्रियों की देखभाल हो गया, सब कुछ एंश्योर जीआरपी ही करता है। क्लियर पॉइंट बच्चों, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस स्थापित करना, तमाम चीजें आप लोग वहां पे देखोगे। ठीक है, नाउ अभी नेवी से एक न्यूज है कि 47th वाइस चीफ, 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? अगस्त की बात है, तो संजय संजय वात्स्यन। ठीक है बच्चे, याद रखना, संजय संजय ठीक है, याद रखना, संजय वात्स्यन, वात्स्यन ये क्या बने हैं? वाइस चीफ ऑफ नेवी। क्लियर पॉइंट, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, ये सेकेंड रैंक होता है। ठीक है, ये नेवी का जो चीफ होता है, नेवी का चीफ, ठीक है बच्चे, नेवी का जो चीफ होगा उस, ये फर्स्ट रैंक पे और ये सेकंड रैंक पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, कौन है नेवी के चीफ इस वक्त? तो दिनेश, ठीक है बच्चे, दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है बच्चे, दिनेश के त्रिपाठी
आप लोग देखोगे, ठीक है। और सेकंड रैंक किनका है, तो संजय वात्स्यन का है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो नेवी में सीनियर पोजीशन होती है, सभी को पता है, ज्यादा ही सब पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। 2 से 3 चीजें याद रख लेना, ठीक है। नंबर 1 पे यानी जो नेवी के चीफ है, चीफ एडमिरल जिनको हम लोग कहते हैं, वो दिनेश के त्रिपाठी है। और जो उससे सेकंड रैंक आती है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जो कि 47 वाले, यानी कि इनसे पहले 46 तो वाइस चीफ जा चुके हैं, 47, ठीक है बच्चे, याद रखना संजय वात्स्यन का नाम। नाउ वर्तमान में नेवल चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, तो दिनेश के त्रिपाठी, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। कौन से, 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। क्लियर पॉइंट। और वाइस चीफ कौन से थे, तो 47th रैंक के आपको दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस नो योर वीव्स कैंपेनिंग, ठीक है बच्चे, एक कैंपेनिंग चलाई गई है, नो योर वीव्स कैंपेनिंग, 2025 अगस्त की बात है, ठीक है। तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है। तो क्या है ये, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, यानी कि कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ठीक है बच्चे, वस्त्र मंत्रालय हो गया, कपड़ा मंत्रालय हो गया, तमाम चीजें आप लोग यहाँ पे देखते हो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। 1 से 7 अगस्त 2025 तक ये कैंपेनिंग चलाया गया था। और आप सभी को पता है कि आज की डेट में जो हमारी सरकार है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है हमारे हैंडलूम्स को प्रमोट करने के लिए। बहुत सारे हाट मेले लगाए जाते हैं, बहुत सारे कैंपेनिंग योजनाएं चलाई जा रही हैं हैंडलूम्स को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर भी वही चीज है। वीवर्स कौन होते हैं, वीवर्स वो होते हैं जो कि हाथ से काम करते हैं, है ना, वो सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो टोकरियां बना रहे, सब वीवर्स कहलाते हैं, कपड़े से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, नो योर वीव्स कैंपेनिंग, यानी कि हम अपने बुनकरों को समझें, हम अपने उन लोगों को समझे, उन वीवर्स को समझे जो कि इंडियन स्टाइल में सामान बनाते हैं, ठीक है। तो नो योर वीव्स कैंपेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने शुरू किया है। नेशनल हैंडलूम डे से पहले आयोजित किया गया। हैंडलूम हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, हैंडलूम हेरिटेज क्या होता है, ठीक है, हैंडलूम हेरिटेज क्या होता है, ठीक है, हथकरघा, ठीक है, क्या नाम है, हथकरघा, यानी कि हाथों से बनाया हुआ सामान, ठीक है, हैंडलूम हाथों से बनाया हुआ सामान को प्रमोट करने के लिए, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो नेशनल हैंडलूम डे से पहले आयोजित किया गया, नेशनल हेरिटेज प्रमोट करने के लिए। और आर्टिजन्स यानी जो हमारे कलाकार हैं, जो हाथों से सामान वगैरह बनाते हैं, कपड़ा वगैरह बनाते हैं, जो खादी वादी का काम करते हैं, उन सभी को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना, नो योर वीव्स कैंपेनिंग किसने चलाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने चलाया है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। वेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड, तो 7 अगस्त को। और ये कैंपेनिंग जो चलाई गई थी वो 7 दिन के लिए, 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। 2015 से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और अभी 2026 चल रही है और 2025 का हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए ये हैंडलूम डे क्या है, तो स्वदेशी मूवमेंट की याद दिलाता है। स्वदेशी मूवमेंट आप सभी को पता है ना भाई साहब, ठीक है। जब 1905 में, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है बच्चे, बंगाल विभाजन जब 1905 में किया गया था, तो उसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। उसी के खिलाफ क्या चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया है, ठीक है बच्चे, स्वदेशी आंदोलन उसी के अगेंस्ट में चलाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया था। तो यहां पर भी हम स्वदेशी को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट की हमें याद दिला देता है, ठीक है। वीवर्स को सम्मान देने के लिए और टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हम क्या मनाते हैं, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। हैंडलूम डे 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थी, तो डेफिनेटली द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति जी थी, ठीक है। ये आर्टिजन्स रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि जो हमारे हाथों से जो सामान बनाया जाता है, हथकरघा जो सेक्टर है, हैंडलूम सेक्टर है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलेगा क्योंकि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट की हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 किस क्लब ने जीता है, फीफा, याद रखना, फीफा
क्लब वर्ल्ड कप 2025 किस क्लब ने जीता है? तो याद रखेंगे आप लोग बच्चों, ठीक है, चेल्सी, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता। एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब, ठीक है बच्चे, याद रखना, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता है। क्लियर पॉइंट इन्होंने। और देखो, फुटबॉल का जो मैच होता है ना, वो हमेशा क्लब के बीच में होता है। जैसे होता है ना क्रिकेट का, कि कंट्री कंट्री होगी, क्रिकेट का क्लब नहीं होता, ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे फुटबॉल वाले केस में क्लब की फाइटिंग होती है, क्लब के बीच में मैचेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, पीएसजी क्लब जो है, इसको हराया है किसने? तो चेल्सी फुटबॉल क्लब ने हराया है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। किस कहाँ का है ये? तो इंग्लैंड का क्लब है, ठीक है, बात कर रहे हैं इंग्लैंड का क्लब है। और ग्लोबल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में ये पूरे मैचेस किए गए हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 एक ऐसा मैच है, एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पे दुनिया भर के क्लब की टीमें आती हैं, कंट्री की नहीं, यानी कि एक कंट्री से 2 से 3 4 5 फुटबॉल क्लब भी आ सकते हैं। समझ में आया? अगर कंट्री वाइज होता तो एक ही फुटबॉल क्लब आता ना, तो यहाँ पे बहुत सारे फुटबॉल क्लब पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक ही देश से। तो इसको हम लोग क्लब का मैच बोलते हैं, किसी कंट्री का मैच नहीं बोलते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो चेल्सी फुटबॉल क्लब जो जीता है इंग्लैंड का, आप लोग देखोगे, ठीक है। नाउ फीफा वर्ल्ड कप 2000 फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 कहां आयोजित किया गया था? यूएस में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित किया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तारीख वारीख आपसे नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा फीफा फीफा क्लब वर्ल्ड कप किस क्लब ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है, 5 बार ये टाइटल जीता है रियल मैड्रिड। कब कब जीता है? तो 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, ये 5 बार जीता है। यूरोप का बैडमिंटन क्लब है, ठीक है बच्चे, याद रखना। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, अच्छी लगातार परफॉर्मेंस की है, और तभी ये 5, आप देखोगे 5 साल लगातार, लगातार तो नहीं बट 5 साल ये जीत चुका है। नाम याद रखना, ठीक है, रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड, ठीक है बच्चे। ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जो याद रखना, ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आंसर ज्योति सुरेखा, नहीं 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 बच्चे, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये तीरंदाज खेल से संबंधित है, ठीक है, याद रखना, मैं लिख देता हूं, ठीक है, नाम थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाज, तीरंदाज, ठीक है। और यानी कि आर्चरी आप लोग देखोगे, ठीक है, आर्चरी आप लोग देखोगे, तीर चलाते हैं ना इसे, ठीक है भाई साहब, तीर मारते हैं निशाने पे वो, ठीक है। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है किस खेल से संबंधित है? तो आर्चरी से संबंधित है। क्लियर पॉइंट, याद रखना, आर्चरी प्लेयर है, ठीक है। और बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छा उम्दा प्लेयर हैं, बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, लोकल यानी कि स्टेट वाइज मेडल बहुत सारे इन्होंने जीते हुए। क्लियर पॉइंट। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम, ठीक है, आर्चरी से संबंधित है, आप लोग याद रखना। और क्यों ये इतनी ज्यादा फेमस थी? क्योंकि उस टाइम भी बहुत ज्यादा न्यूज में इनकी खबरें आती थी, और इसीलिए आती थी क्योंकि लगातार कई मेडल इन्होंने जीते थे, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने मिक्स्ड टीम में की तरफ से खेला था। याद रखिए, मैड्रिड में आयोजित टूर्नामेंट हुआ था ये, ठीक है, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। इसके पहले हमने फीफा क्लब वर्ल्ड कप देखा था, अब हम आर्चरी आर्चरी वर्ल्ड कप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैड्रिड में आयोजित किया गया था, कहां पे? मैड्रिड में इसको आयोजित किया गया था। मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट था, तभी दो लोगों का नाम आप देख रहे हो, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिएगा। तो दोनों ने मिक्स टीम की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और आर्चरी गेम याद रखेंगे, ठीक है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते हैं। क्लियर पॉइंट। हम क्यों पढ़ रहे हैं सारे के सारे नाम? इसलिए पढ़ रहे हैं हम सारे के सारे नाम, क्योंकि बच्चे आप देख रहे हो, हमने 3 मेडल जीते हैं, इसमें से 2 सिल्वर हो गया और 1 ब्रॉन्ज हो गया। क्लियर पॉइंट। तो मैड्रिड, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड कप, आर्चरी का जो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था मैड्रिड में, मैड्रिड यानी कि स्पेन, है ना। और वहां पे 3 मेडल हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने जीते, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। चले आगे बढ़ते हैं। नाउ, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभिजात सेठ है, अभिजात सेठ, ठीक है, याद रखिएगा। अब पॉइंट क्या आता है, एक एक चीज ध्यान समझिएगा। ये जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन आगे इसलिए दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एमसीक्यूज के फॉर्म में
या फिर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीजें कवर करें तो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से कवर हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं भारत में उन सबको यही रेगुलेट करता है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीएआई रेगुलेट करता है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सबको कौन रेगुलेट करता है? नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेट करता है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिएगा। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि याद रखिए कौन अपॉइंट हुआ है, तो अभिजात सेठ अपॉइंट हुए हैं। क्या अपॉइंट हुए हैं? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? समझ में आया? तीन इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने डॉक्टर सुरेश गंधार को रिप्लेस किया है, डॉक्टर सुरेश गंधार को। तीन इंफॉर्मेशन, ठीक है, याद रखना। चेयरमैन का पद पे, किसके चेयरमैन के पद पे? नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन के पद पे किसको अपॉइंट किया गया? अभिजात सेठ को अपॉइंट किया गया। किसको रिप्लेस किया है? डॉक्टर सुरेश गंधार को अपॉइंट किया गया है। ठीक है बच्चे, नाउ एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है, या फिर 70 साल की एज हो। दोनों में जो भी पहले हो जाए हम लोग मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल का है और वो 4 साल मतलब जॉब करेगा यानी कि 64 साल की रेट एज में वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 68 ईयर्स का ही है ना, तो वो तो भाई 2 ही साल में उसका 70 साल पूरा हो जाएगा। तो मैक्सिमम एज 70 साल है, तो 2 साल ही वो काम करेगा। यानी कि या तो उसका 4 साल वाला कार्यकाल पहले आ जाए या फिर उसकी उम्र पहले आ जाए, दोनों में जो भी पहले आ जाएगा उस पॉइंट पे ये रिटायर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। ठीक है, समझ में आया? 4 साल और 70 साल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, किस तरीके से कार्य करेगा मैं आपको बता ही चुका हूं ना। नेशनल मेडिकल कमीशन कब स्थापित हुआ था? तो 2020 में स्थापित किया गया था, 25 सितंबर 2020 में स्थापित किया गया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। मेडिकल नेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, याद रखना। मेडिकल कॉलेज या फिर एमसीआई, ठीक है बच्चे, याद रखना। और इसने किसको रिप्लेस किया था? तो एमसीआई को रिप्लेस किया था। और 2020 में आप सभी को पता है जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसी के अंडर में ये नेशनल मेडिकल कमीशन को स्थापित किया गया था। 2020 वाला ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको स्थापित किया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखेगा। और एमसीआई को इन्होंने रिप्लेस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो भाई साहब 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। ठीक है बच्चे, अब होता क्या है देखिए, जो राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है यानी कि मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और कितने कैंडिडेट्स? तो 12 कैंडिडेट्स को मनोनीत कर सकता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये 12 कैंडिडेट्स किस किस सेक्टर से होने चाहिए? तो आर्ट से, साइंस से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस से, अलग अलग सर्विस से हो सकता है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। ये संविधान में प्रोविजन है, प्रोविजन दिया गया संविधान में। ठीक है, 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स वो नॉमिनेट कर सकता है इजीली। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि राज्यसभा में कितने साल का कार्यकाल होता है? तो 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल होता है और ये कभी भी भंग नहीं होती है। यानी कि लोकसभा का तो क्या है, एक सरकार चली जाएगी एक सरकार आ जाएगी, कभी भी भंग हो सकती है लोकसभा। राज्यसभा में नहीं होती, क्योंकि देखिए 1/3 मेंबर जो है, ठीक है, मेंबर वो हर 2 साल बाद, ठीक है, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। हर 2 साल में क्या हो जाएंगे? रिटायर होते हैं, याद रखिएगा। हर 2 साल में 1/3 मेंबर, जैसे स्कूल में होता है ना कि 12th पास आउट हो गया तो 12th क्लास में अब 11th क्लास में 11th वाले 12th में प्रमोट हो गए, और 10th वाले 11th में प्रमोट हो गए, 9th वाले 10th में प्रमोट हो गए। तो इधर से नीचे से फर्स्ट क्लास खाली होगी तो फर्स्ट क्लास में नया एडमिशन आ जाएगा। यानी एक तरफ से पास आउट होके पास होते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से कैंडिडेट्स आते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या देखोगे, 1/3 मेंबर जो है ना हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो 2 साल 2 साल 2 साल 1/3 करके, है ना, तो 6 साल का कार्यकाल होगा और 1/3 मेंबर रिटायर होते चले जाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिएगा। तो 12 मेंबर्स को राज्यसभा राष्ट्रपति यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है। आप देखना कई बार जया बच्चन हो गई, है ना, ये सुनील दत्त थे, शत्रुघ्न सिन्हा, ये लोग इलेक्शन लड़के थोड़ी आते हैं, इनको राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करता है। तो द्रौपदी मुर्मू ने भी 12 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया। ठीक है बच्चे, कितने साल का होता है ये आप देखोगे। ठीक है,
6 साल का। जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है, ठीक है। राज्यसभा क्या होती है? परमानेंट हाउस होती है, यानी कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसका पॉइंट ये है। समझ में आया? ठीक है बच्चे। तो राज्यसभा क्या है? कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते चले जाएंगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। तो जैसे स्कूल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बिल्कुल वही एग्जांपल यहाँ पे फिट होता है। हाल ही में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में किसे शामिल किया गया है? तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को शामिल किया गया है, ठीक है बच्चे। और ये कौन है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान? जिनको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, यानी कि एक हस्ती को शामिल किया गया, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो कौन है भाई साहब? इन्हें लॉयन ऑफ नौशेरा के नाम से जाना जाता था, याद रखना, लॉयन ऑफ नौशेरा। जब हम आजाद हुए थे 1947, 47 और 48 में, ठीक है, 47 में ही आजाद हुए थे, लेकिन 1947 और 48 में जो हमारा पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के साथ जो वॉर हुआ था ना, उस वॉर के ये हीरो माने जाते हैं, ठीक है। उस वॉर के हीरो माने जाते हैं। क्या बहादुरी से युद्ध किए थे, बहादुरी से लड़े थे और हमारी सेना को बहुत आगे पहुंचाए थे, ठीक है बच्चे। तो इन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री सेक्रीफाइस में से एक कहा जाता है, ठीक है। और देखोगे कि मतलब इन्हें बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, क्लियर पॉइंट याद रखना। तो मिलिट्री की हिस्ट्री अभी तक किताबों में नहीं आई थी, यानी कि हम लोग पढ़ते तो थे, अखबारों में पढ़ लेते थे, मैगजीन में पढ़ लेते थे मिलिट्री की हिस्ट्री, भाई कोई ऐसा बंदे ने ये काम किया है ना, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स के बारे में भी बहुत सारी आ चुकी हैं, जैसे कि हमारे एक 10वीं क्लास में चैप्टर था, क्रिकेट का जादूगर कपिल देव, है ना। क्रिकेट ठीक है, अपनी जगह गेम है, क्योंकि उसमें दाव जान पे नहीं खेला जा रहा है ना, ठीक है, वो एक प्रेस्टीज, एक सम्मान की बात है, आई रिस्पेक्टेड। लेकिन जो सैनिक जान पे खेल रहे हैं, जो हमारे सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, मुझे लगता है, और खैर ये सही डिसीजन इसलिए भी है क्योंकि हमारे बच्चों को उनके बारे में पता होना चाहिए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे ऐसे हीरोज को लोग भूलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके बारे में कोई सुनता ही नहीं है, लिखा ही नहीं जा रहा है। जब इन्होंने युद्ध लड़ा होगा तो अखबार में आया होगा, आज इनके बारे में हम नहीं जानते हैं। आई एम डैम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी को, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है, सैम मानेकशॉ, सभी ने अभी मूवी देखी होगी सैम बहादुर, है ना, विकी कौशल ने जो रोल प्ले किया है वही। तो सैम बहादुर, तो सैम मानेकशॉ इसीलिए कहा जाता है उनको, ठीक है, सैम मानेकशॉ, मानेकशॉ, ठीक है बच्चे, याद रखना। और इनके टाइम पे पीएम कौन था? इनके टाइम पे पीएम कौन था? तो इंदिरा गांधी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, कि आप कभी देखना इन लोगों की कॉन्वर्सेशन, तो इंदिरा गांधी और इस बंदे की बनती ही नहीं थी। इन्होंने जब बोला इंदिरा गांधी ने कि पाकिस्तान पे अटैक करो, 1971 का दौर चल रहा था, सैम मानेकशॉ ने डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, मैं अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम ना बरसात का मौसम था, नदियां ओवरफ्लो हो रही थी। अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करते तो भैया उनके पास तो नाव या बहुत सारे सामान ऐसे होंगे जो कि पानी में उनको सुरक्षित रखेंगे। हमारे सैनिक पिट्ठू लेकर के जाएंगे और गन ही तो लेकर के जाएंगे, तो डेफिनेटली उनका पलड़ा भारी होगा, तो मैं अपने सैनिकों को नहीं मरने दूंगा। तभी ये इंदिरा गांधी ने जिद में आके, नहीं, यू हैव टू अटैक। भाई सीधी बात है, उन्होंने अगले दिन इस्तीफा टेबल पे पटक दिया, ये लो भैया, ठीक है, इस्तीफा, लेकिन मैं अपने सैनिकों की जान दांव पर नहीं लगाऊंगा। तब उस टाइम जो जगजीवन बाबूजी थे, उन्होंने समझाया इनको कि नहीं, इस्तीफा नहीं दे सकते आप। तब इन्होंने बोला कि फिर अटैक मैं अपने हिसाब से ही करूंगा और जीतूंगा भी। और 1971 का जो पूरा वॉर है, आप सभी को पता ही है किस तरीके से हम लोगों ने जीता है। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश तक बना दिया था। तो वही 1971 का जो इंडो पाक वॉर था, उसके हीरो के रूप में आप लोग इनको देखते हो, क्लियर पॉइंट बच्चे। तो सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल रह चुके हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर उस्मान एंड मेजर सोमनाथ शर्मा आर लिंक्ड टू विच वॉर, बता चुका हूं ये पॉइंट, ठीक है बच्चे। और ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 1947-48 में, तो उसी का पूरा आप लोग देखोगे। मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट परमवीर चक्र, भारत के पहले परमवीर चक्र, ठीक है, याद रखना, ये परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है बच्चे।
परमवीर चक्र। ये क्या है? परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, यानी बहादुरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है बच्चे, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, आप लोग देखो। ठीक है बच्चे, यानी कि बहादुरी के लिए दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, परमवीर चक्र, जो कि मेजर सोमनाथ जी को दिया गया था। नेशनल वॉर मेमोरियल कब बनाया गया? तो 2019 में बनाया गया था, दिल्ली में। देखिए, बीजेपी की सरकार ने कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन एक बात तो जरूर है, इन्होंने एक काम बढ़िया किया है। ठीक है, हमारे शहीदों को सम्मान देना तो इन्होंने सिखाया है। सिखाया क्या है? हमारे भारतवासियों को सम्मान देना आता है। पॉइंट यह है कि हमारे शहीदों को सम्मान वास्तव में दिया गया है। आज दिल्ली में जाकर के देख लो, कहीं पर भी जो इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन पे हमारे शहीदों की तस्वीरें हैं। ये हमारी केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है, और उन्हीं शहीदों को और सम्मान देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल तक बना दिया है, याद रखिए। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है 2019 में दिल्ली में। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। और यहाँ पे जितने भी हमारे शहीद हैं, है ना, जितने भी हमारे शहीद हैं, उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है। आप लोग ने देखा होगा, जब इंडिया गेट पे आप लोग जाते थे पहले, अब वो चीज नहीं होगी। इंडिया गेट पे ना क्या होता है, एक अमर जवान ज्योति जलती है ना, अमर जवान ज्योति जलती है इंडिया गेट पे। याद रखना, देखना, एक ज्योत जलती रहती है, परमानेंट होती है, वो कभी भी बुझती नहीं है। तो वो अमर जवान ज्योति को कहां पे शिफ्ट कर दिया गया है? नेशनल वॉर मेमोरियल में ही शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि अब अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में आप लोगों को दिखाई देगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, जिसको हम लोग अमर चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शहादत, भाई साहब शहादत दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट कहां शुरू किए गए हैं? तो उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए हैं। ठीक है, और ये एक पूरा प्रोजेक्ट लेकर के चला जा रहा है, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। अब बता दें कि सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर आप लोग देखो, जो लैपटॉप मेरे सामने चल रहा है, इसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस फोन, टैब वगैरह से आप लेक्चर देख रहे हो, वो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है उसमें। विदाउट सेमीकंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं चला सकते हो। ठीक है, यही पॉइंट है। तो ताइवान जो है, ठीक है बच्चे, ताइवान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ताइवान क्या है? सेमीकंडक्टर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन अभी कुछ दिनों में आप लोगों ने चाइना का एग्रेशन देखा ताइवान के ऊपर, तो हमारे पास डर ये है कि अगर यार चाइना का कंट्रोल ताइवान पे 100% आ गया, तो क्या होगा उसके बाद? भारत की परेशानियां बढ़ जाएंगी, सेमीकंडक्टर आ ही नहीं पाएगा, तो हमारे मोबाइल मोबाइल लैपटॉप लैपटॉप, हमारी इकोनॉमी में आज के डेट में मैक्सिमम हद तक आप देखोगे, ये कंप्यूटर लैपटॉप, आप लोग भी तो बड़े बड़े यूट्यूबर पैसा कहां से जनरेट कर रहे हैं? सब जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से, फोन लैपटॉप, यही तो है ना। तो सेमीकंडक्टर अगर नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है बहुत समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो भारत ने क्या किया? सेमीकंडक्टर बनाने का सोचा। तो ताइवान की एक कंपनी थी फॉक्सकॉन। ठीक है, याद रखना, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, और हमारी भारत की कंपनी वेदांता। ठीक है, भारत की कंपनी जो है वेदांता और फॉक्सकॉन। ठीक है, याद रखना, वेदांता और फॉक्सकॉन, ये दोनों कंपनियों ने मिलकर के गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया था। ठीक है, गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट इन्होंने लगाया था। ठीक है बच्चे, याद रखिए, गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट इन्होंने लगाया था। और अब उसी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कितना बजट दिया गया है? 4,594 करोड़ का बजट दिया गया है। क्लियर पॉइंट, यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, और इंपोर्ट जो हम ताइवान से करते आ रहे हैं, उस पर डिपेंडेंसी हमारी अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट कहां पे स्वीकृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में हमारा 6th सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। क्लियर पॉइंट, डेफिनेटली हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं, अप्रूवल मिला है? तो 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को अप्रूवल भारत के अंदर में दिया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो गुजरात में है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहला ही। ठीक है, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, FOXCON, फॉक्सकॉन, और भारत की वेदांता, दोनों ने मिलकर के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पहला ही गुजरात में सेटल किया था। ठीक है, तो आज भी गुजरात के पास सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू हुआ है? तो 2021 में शुरू किया गया था, ताकि हम लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में ही इजीली कर सकें। क्लियर पॉइंट, क्योंकि भाई देखो, इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमारा पैसा जाता है, बहुत ज्यादा पैसा जाता है यार, और पैसा ये लोग रुपीज में थोड़ी लेते हैं, ये लोग डॉलर में लेते हैं। तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का जो
रिजर्व है वो अपने आप ही कम होता चला जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो भारत का पहला, अब देखते हैं भारत का पहला एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पे हुआ है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आर्टिफिशियल रेन बारिश करवाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहां पे, तो राजस्थान में। अब कैसे बारिश करवाई जाएगी, तो ड्रोन के जरिए, एआई टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल करके, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो आप देखोगे वाटर स्केर्सिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, यानी कि पानी की बहुत ज्यादा कमी मिलेगी। तो उसी पानी की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई, यानी कि कृत्रिम बारिश करवाई गई है एआई के हेल्प से। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो वाटर स्केर्सिटी का एक सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, साइंटिफिक वेदर मॉडिफिकेशन, यानी कि मौसम बरसात का है नहीं, लेकिन हम साइंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए मौसम बरसात का लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, साइंटिफिक वेदर मॉडिफिकेशन आप लोगों को दिखाई देगा। एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि बरसात ही तो चाहिए होती है ना यार। यह प्रयोग किस बांध से हुआ, तो रामगढ़ डैम से हुआ। आर्टिफिशियल जो रेन करवाई गई है वो कहां से, तो रामगढ़ डैम से करवाया गया है। ठीक है, और एक हम कंट्रोल्ड एनवायरमेंट किया एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। रेनफॉल इंडक्शन टेस्ट हम लोगों ने किया, कि सफल रहा, नो डाउट। ठीक है, तो याद रखना, हमने राजस्थान में आर्टिफिशियल रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और देखा बहुत बढ़िया चला, और रामगढ़ डैम से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट रामगढ़ डैम से किया गया। ठीक है, कृत्रिम वर्षा में कौन से तत्व उपयोग में आते हैं, ठीक है, याद रखना। तो सिल्वर आयोडाइड पहला याद रखना, दूसरा सोडियम क्लोराइड, और तीसरा ड्राई आइस। यानी कि ये तीन केमिकल, केमिकल तो नहीं कहेंगे, तीन तत्व जो हैं आप लोग देखोगे, एलिमेंट्स जो हैं तीन, ठीक है, तत्व यानी कि एलिमेंट जो हैं इस्तेमाल किए गए कहां पे, तो आर्टिफिशियल रेन में। ठीक है, कौन कौन से, सिल्वर आयोडाइड याद रख लिएगा आप, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। इसको क्लाउड सीडिंग टेक्निक भी बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग टेक्निक, यानी कि जो वो बादल है ना, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग करके बारिश वगैरह करवाई जाती है। क्लियर पॉइंट। कंडेंसेशन एरिया, कंडेंसेशन इंक्रीज करते हैं, यानी कि बारिश का जो घनत्व है ना उसको इंक्रीज किया जाता है, ना बारिश बहुत अच्छी होती है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये वेदर इंजीनियरिंग मेथड है। वेदर, वेदर यानी कि हमने मौसम को कंट्रोल किया। कंट्रोल क्या किया, मौसम को तो खैर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, ठीक है बच्चे, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि किस तरीके से बारिश आर्टिफिशियली कराई जा रही है, बरसात का मौसम नहीं होते हुए बारिश कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि मौसम को चेंज करने की तो कोशिश हमने किया ही है। ठीक है बच्चे, एलिमेंट्स याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं नोम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, याद रखना, नोम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा आया है, नोम्बियो इंडेक्स। ठीक है बच्चे, तो मैंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर आया है नोम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा कम आपको दिखाई देगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा बेहतर दिखाई देगी, अर्बन सेफ्टी इंडिकेटर आप लोग बहुत बढ़िया दिखाई देंगे, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा, क्योंकि जो शहर सेफ रहेगा लोग घूमने वहीं जाएंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट लोग वही शहर में ज्यादा करेंगे जहां पे क्राइम रेट कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट होगी तो डेफिनेटली नौकरियां भी होंगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी तो लोग वहां पे सेटल होने की कोशिश करेंगे, ज्यादा सेटल होंगे तो और ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंगलोर सबसे सुरक्षित शहर के रूप में हमें अभी दिखाई देता है। ठीक है बच्चे, चलिए, सेफ्टी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 67वां स्थान रहा है। यानी कि मैंगलोर तो भारत में सारे शहरों में हम लोगों ने दिखाया है ना, ये हम लोग दिखा रहे हैं कि भारत का कौन सा स्थान रहा है, 67। ग्लोबल कंपैरिजन इंडेक्स की हम यहां बात कर रहे हैं, क्राइम परसेप्शन की बेस, क्राइम परसेप्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि क्राइम कितना ज्यादा है कितना कम है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सेफ्टी असेसमेंट की टूल की बात करेंगे, पॉलिसी प्लानिंग की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग देखोगे, इन सब के बेस पर 67th रैंक भारत का आया हुआ है। ठीक है बच्चे, चलिए, विच इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, आबू धाबी दुनिया का सबसे सेफ सिटी है, यानी कि बहुत ज्यादा कम क्राइम यहां पे दिखाई देगा, यानी क्राइम बहुत ही कम दिखाई देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट, कानून बहुत ज्यादा मजबूत है, क्राइम तभी कम होगा जब कानून मजबूत होंगे, डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड होंगे, ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है अबू धाबी, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, इन्वेस्टमेंट तभी ज्यादा आएगी जब वो शहर सेफ होगा, इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों के पास इनकम आती है, तो लाइफस्टाइल अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है ना बच्चे। चलिए, ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे। ठीक है,
नाउ विच इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? ठीक है, यूएई। यूएई जो है सबसे सेफ कंट्री है, जहां पे स्ट्रिक्ट लॉ है, यानी कि कानून बहुत ज्यादा मजबूत हैं। आप देखो कि पॉलिसी काफी ज्यादा मजबूत है, हाई सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सपेट फ्रेंडली नेशन है, यानी कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे या जितने भी इन्वेस्टमेंट आती है, बहुत फ्रैंक एटमोस्फेयर बना दिया गया है यहाँ पे, बहुत फ्रेंडली एटमोस्फेयर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो यूएई जो है आपका सबसे सुरक्षित देश दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस हम लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि 72nd बीपीएससी आपका भी लक्ष्य है और हमारा भी लक्ष्य है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।